THI एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट और हाँ बेल आइकॉन को दबाना न भूलें ताकि हमारे सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे। हेलो प्रिय बच्चों, आप सभी लोगों को THI एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज की पूरी टीम की तरफ से ढेर सारा धन्यवाद देता हूं। हमारे ऑनलाइन क्लास 2-4 दिन में, मेरा मतलब है बहुत कम समय के बाद शुरू होने वाले हैं। आप अपनी मोबाइल से हमारे ऑनलाइन क्लास से सीधी अध्ययन कर सकते हैं। इसके प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और प्रवेश की प्रक्रिया कैसी होगी, कैसे प्रवेश आपको मिलेगा, इसके लिए आप यहाँ पर देखें 2 नंबर लिखे हुए हैं 94 50 48 09 06। दूसरा नंबर है 94 50 18 93 01। इन दोनों नंबरों पर व्हाट्सएप भी चलते हैं। आप इन नंबरों के द्वारा हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ें और अपनी समस्याएं कमेंट के द्वारा हम तक पहुंचाएं। फिर हम आपकी समस्या के समाधान में मददगार साबित हो सकेंगे, जिससे आपकी शिक्षा अनवरत रूप से, अबाध रूप से चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद और हमें उम्मीद है आप इस नंबर को अपने मोबाइल में सेव करेंगे, व्हाट्सएप से हमसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। आज हम आपके साथ आए हैं कक्षा 10 रियल नंबर के कुछ अन्य हिस्से के साथ। इससे पहले भी हमने आपको शुरू में पहले वीडियो में रियल नंबर से संबंधित कुछ तथ्य रखा था। यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड का विभाजन एल्गोरिथम, ये दोनों चीज़ें आपके सामने रखी थी। इनका प्रयोग क्या है, कहाँ प्रयोग करना है। एक प्रयोग तो था कि आपने मासा निकाला। अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो पहले आप रियल नंबर के पहले वीडियो को जरूर देखें, तब आप हमारी बात को पूरी तरह समझ पाएंगे। आइए तो हम देखते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का अगला उपयोग आपकी गणित के अंदर क्या है। उसके लिए कुछ बेसिक जानकारी हमें करनी जरूरी होगी। देखें, किसी भी सम संख्या में, किसी भी संख्या में, सम ही क्यों, किसी भी संख्या में, चाहे वह सम हो चाहे वह विषम हो, उसमें यदि किसी सम संख्या से गुणा कर दिया जाए तो वह संख्या सम संख्या में ही बदल जाती है। यही वजह है कि 2 का पहाड़ा जितनी संख्याएं हैं सब सम होती है। 4 का पहाड़ा जितनी संख्याएं हैं सब सम होती हैं। 6 का पहाड़ा सम, 8 का पहाड़ा सम, 10 का पहाड़ा सम, 12 का पहाड़ा सम। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि किसी भी संख्या में, मैंने कहा जैसे 1 में हम 2 से गुणा कर दें तो गुणनफल हमेशा सम ही आएगा, और सम को अगर सम में गुणा करें तो जाहिर सी बात है यह सम ही होगा। फिर 2 का गुणा हम 3 में कर दें तो ये फिर गुणनफल कितना आता है, सम ही आता है। ये सम संख्या की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह कोई भी सम संख्या किसी अन्य सम या विषम के साथ गुणा हो करके उसे सम संख्या में ही रूपांतरित करती है। और सम और विषम के बीच में एक छोटा सा अंतर ये होता है कि यदि किसी सम संख्या में 1 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या विषम हो जाती है। 3 जोड़ दिया जाए तो संख्या विषम होगी, यानी विषम जोड़ दिया जाए तो विषम होगी और सम जोड़ दिया जाए तो सम होगी। मैं फिर अपनी बात कह रहा हूं, किसी भी सम संख्या में विषम जोड़ा जाए तो वह विषम हो जाती है। अब मैं अपनी बात को यहाँ हिंदी में लिख रहा हूं। मैं लिख रहा हूं कि सम में यदि विषम संख्या जोड़ी जाए तो इसका योगफल विषम हो जाता है।
और यदि किसी सम संख्या में सम संख्या ही जोड़ी जाए तो इसका योगफल सम रहता है। इन दोनों बातों को गौर करेंगे बहुत ध्यान से। मैंने कहा सम में विषम जोड़ो, जैसे 4 में 1 जोड़ा 5, 4 में 3 जोड़ा 7, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, लेकिन 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 4 में 4 जोड़ेंगे 8, 4 में 6 जोड़ेंगे 10। ये मैंने कहा है कि सम में विषम जोड़ दें तो विषम होगा और सम में सम जोड़ दें तो वह लौटकर सम ही रहेगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसी पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। यहां मैं प्रश्न लिख रहा हूं कि सिद्ध कीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक धनात्मक मैं यहां लिख रहा हूं विषम पूर्णांक, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक में सम और विषम दोनों आएंगे। कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q धन 1 या 4q धन 3 के रूप का होता है। बहुत ध्यान से प्रश्न को देखेंगे। क्यों कोई भी पूर्णांक को हमें क्या मतलब, यह सम भी हो सकता है विषम भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ एक सम संख्या 4 का गुणा हो गया तो ये निश्चित हो गया कि 4q एक सम संख्या है। अब 4q में मैंने पहली विषम संख्या 1 जोड़ा है तो फिर निश्चित हो गया कि 4q धन 1 विषम ही होगा। फिर 4q में 3 जोड़ा तो फिर ये बात निश्चित हो गया कि 4q सम है, तो इसमें कोई विषम जोड़ेंगे तो इसका योगफल विषम ही होगा। गणित में इस चीज को हम लोग प्रूव कैसे करते हैं, ध्यान से देखेंगे। हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का सहारा यहां पर ले रहे हैं और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है a बराबर BQ प्लस R। और यहां R की ये विशेषता होती है कि R हमेशा भाजक B से छोटा होता है, लेकिन या तो शून्य के बराबर होता है और या तो शून्य से बड़ा होता है। ये शेषफल की विशेषता होती है। आप यहां से इसकी तुलना करें, यहां 4q लिखा है, इसका मतलब इस प्रश्न से मुझे b का मान कितना प्राप्त होगा, 4। यदि b का मान 4 हो गया तो अब शेषफल के बारे में हम कोई निर्णय कर सकते हैं इस संबंध के द्वारा। b बराबर 4 के अनुसार इसका मतलब हुआ r का मान या तो शून्य के बराबर होगा या शून्य से बड़ा होगा, लेकिन r का मान हमेशा 4 से छोटा ही होगा। तो अब आपको गौर करना है कि r के कितने मान शून्य और 4 के बीच में हो सकते हैं, लेकिन गौर करें 4 से छोटा तो r का मान सर 4 नहीं हो सकता। r का मान कितना हो सकता है, 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0। r के 4 मान हो सकते हैं, क्योंकि शून्य के बराबर r हो सकता है, इसलिए r के मान में शून्य सम्मिलित है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना यह है कि a बराबर यही जो BQ प्लस R है, इसी में b का ये मान रख देना है।
तो हमको मिल जाएगा 4q प्लस r। ध्यान दीजिएगा, a बराबर bq प्लस r में मैंने b का मान क्या रखा है, 4। अब बड़ी सावधानी से ये जो r के मैंने मान निकाले हैं, इन्हीं मानों को एक एक करके इसी संबंध में आपको पुटअप करना है, रखना है। आइए देखते हैं। पहले मैं रख रहा हूं r बराबर 0। r बराबर 0 रखूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, a का मान आएगा 4q। अब आगे ना धन है ना ऋण, इसका मतलब ये संख्या सर कैसी हुई, सम। साथ में तुरंत इसे नोट करते जाएं। मैं अगला मान रख रहा हूं r का 1। जब r बराबर 1 रखूंगा इस संबंध में, तो मुझे मिलेगा a बराबर 4q धन 1। ये कैसी संख्या है, विषम, क्योंकि 1 जुड़ा है। एक विषम संख्या जुड़ जाएगी तो ये 4q और धन 1 का योगफल ये विषम संख्या में बदल जाएगा। अगला मान मैं रख रहा हूं 2, तो मुझे a का मान कितना मिलेगा, 4q धन 2। अब की देखिए, सम में सम जुड़ गया तो ये संख्या कैसी मुझको मिलेगी, सम। आखिरी वाला मैं रख रहा हूं, एक और बचा है 3, r बराबर 3। इसे रखने पर मुझे क्या प्राप्त होगा, इसे रखने पर मुझे प्राप्त होगा a बराबर 4q प्लस 3। आप देखें, सम में विषम जुड़ गया। अब की बार हम इसे क्या लिखेंगे, इस वाले रूप को देखिए। मतलब हमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सम और विषम दोनों ही रूप प्राप्त हुए, लेकिन हमारा जो निष्कर्ष निकला वो ये है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक अगर उसका रूप होगा तो विषम के रूप में वह केवल 4q धन 1, 4q प्लस 3 ही हो सकता है। उसके साथ सम संख्याओं का योग नहीं हो सकता। तो आपको इसे निष्कर्ष में लिखना है। आप इसे निष्कर्ष में कैसे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे अतः, जिस भाषा में प्रश्न उसी भाषा में उत्तर लिखना। अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक चार क्यू धन 1 तथा 4q धन 3 के रूप का होता है। यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका प्रश्न खत्म हो जाएगा। ये बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस तरह के बहुत अधिक क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन 4-5 क्वेश्चन पुस्तकों में दिए गए हैं और उन क्वेश्चन को आप इसी मेथड की सहायता से स्वयं हल कर सकते हैं। अगले एक तथ्य आएगा गुणनखंड। गुणनखंड आप करते आए हैं, लेकिन यहाँ गुणनखंड का थोड़ा सा रूप बदला हुआ दिखेगा और रूप कोई खास नहीं बदलेगा। समान आधार की संख्याओं को केवल घात के रूप में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे मैं लिखूं 24 बराबर, अब तक आप लिखते आए हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ये 24 का अभाज्य गुणनखंड है। अब आपको केवल इतना परिवर्तन करना है कि आपको लिखना है 2 की घात 3 गुणे 3। ये वाला रूप आपको लिखना है, कोई नई चीज नहीं है, ऐसा हम लिखते आए हैं। साथ में हमने घातांक सीखा ही है, उसी घातांक के नियम का केवल आपको प्रयोग कर देना है।
अब ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आपको लासा और मासा अब इसी विधि से ही निकालना है। हम पहले भी निकालते आए हैं और हम दोनों ही विधियों से आपको निकालना यहां पर बता रहे हैं, एक छोटे से उदाहरण के द्वारा। थोड़ा गौर से उसे देखने की कोशिश कीजिए। सपोज कीजिए यहां मैंने एक प्रश्न लिया कि 24 तथा 28 का लासा, ये मुझको ज्ञात करना है। अभी तक जो हमने किया था गुणनखंड विधि से, जो हमने इसका लासा निकाला है वो कैसे निकाला है उसको देखिए। तो मैं यहां लिख रहा हूं पूर्व विधि। पूर्व विधि का मतलब जैसा आज तक हमने निकाला है। हमने ये किया है कि 24 का गुणनखंड किया है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ये 24 हुआ। और 28 का गुणनखंड कर दिया 2 गुणे 2 गुणे 7, ऐसे आपने किया। नीचे लकीर खींचा, जो दोनों में उभयनिष्ठ है उसे काटकर ऐसे आपने लिख लिया। अब तो कोई संख्या उभयनिष्ठ है नहीं, तो अब आपको ये करना है कि जो संख्याएं बची हैं सबको ऐसे नोट कर लेना। अब इसी का जो गुणनफल आएगा वही लासा आएगा। परंतु अब कक्षा 10 में इसके विधि में बहुत थोड़ा सा नामांत्र का आपको परिवर्तन करना है। वो परिवर्तन क्या है जरा उसको देखिए। ये जो कक्षा 10 की विधि है ये मैं आपको उस पर जिक्र कर रहा हूं कि आपको इनका लासा कैसे निकालना है। आप लिखेंगे 24 और यहां लिखेंगे 28। आप देखें 24 का गुणनखंड, इसको घात रूप में आप लिख दीजिए 2 की घात 3 गुणे 3। 28 को लिखेंगे 2 की घात 2 गुणे 7। बस यही इतना वर्क आपको थोड़ा सा बदल के कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। यहां गौर करने वाली बात यह है कि समान आधार की संख्याओं में, देखिए यहां दो आधार समान है, घातें दोनों की अलग अलग है। तो समान आधार की संख्याओं में छोटे घात वाला मासा होता है और बड़े घात वाला लासा होता है। मैं फिर कह रहा हूं, समान आधार की संख्याओं में कम घात वाला यानी 2 की घात 2, ऊपर नीचे देखेंगे इनका दोनों का मासा होगा, और बड़ी घात वाला इनका दोनों का लासा होता है। बड़ी घात लासा, छोटी घात मासा। तो देखिए मुझे निकालना है क्या? लासा। तो पहले मैं इनमें दोनों में गौर करूंगा कि इनमें बड़ी घात कौन है, 2 की घात 2 या 2 की घात 3। उत्तर मिला 2 की घात 3, तो मैं यहां बड़ी घात को ऐसे लिख दूंगा। अब जो संख्याएं आगे बची हैं उन्हें आप ऐसे नोट कर दीजिए। 2 की घात 3 का मतलब 8। 8 को 21 से आप गुणा कर देंगे, 7 त्रिक 21, तो 21 से गुणा करेंगे 8 को, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। यही हमारा क्या हो जाएगा? लासा। कौन सी नई चीज है? कोई नई चीज नहीं है। क्रियाएं पूर्व वाली हैं, पहले वाली हैं। अब आप ये ना समझें कि ये गणित कोई नई आ गई, कुछ नहीं, केवल विधा में हल्का सा परिवर्तन किया गया है। इसी तरह से हम मासा निकालने का भी काम करेंगे। बस फर्क इतना है कि लासा में हमने बड़ी घात को पकड़ा, मासा में हम छोटी घात को पकड़ेंगे। लेकिन जो संख्याएं बची रहेंगी उनका मासा में कोई जिक्र नहीं होता। एक उदाहरण देता हूं आपको। जैसे मैं यहां कहूं, प्रश्न लिख दो कि 12 तथा
20 का मासा। अब मैं इस प्रश्न को हल करूं तो इस 12 को मैं घात रूप में गुणनखंड करूंगा। 2 गुणे 2 गुणे 3, इसे लिखूंगा 2 की घात 2 गुणे 3। कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं। 20 को मैं क्या लिखूं? 4 पंचे 20, 4 को लिखूं 2 की घात 2 गुणे कितना? 5। मुझे क्या निकालना है? मासा। ये तो संयोग की बात है, दोनों की घातें आपस में बराबर हैं। अगर ऊपर घात 3 होता, नीचे घात 2, तो मैं छोटी घात वाले को यहां लिखता 2 की घात 2। क्योंकि दोनों घातें बराबर हैं तो कोई भी एक हमको लिख देना है 2 की घात 2। जो दोनों में उभयनिष्ठ हो उनमें सबसे छोटी घात आपको लिखना है। घातें समान हैं तो किसी एक को नीचे लिख लो। यही इस प्रश्न का हो जाएगा मासा, यानी मासा हो जाएगा 4। इससे संबंधित कुछ और तथ्य भी आपने पढ़े हैं। आप ये ना समझें कि ये गणित कोई नहीं है। आपने पढ़ा है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। इसकी उपयोगिता यह है कि लासा और मासा दोनों पता हो और एक संख्या पता हो तो हम दूसरी संख्या का पता इस संबंध के द्वारा आसानी से लगा सकते हैं। या दोनों संख्याएं हमें मालूम हो, उनका लासा हमें पता हो, तो हम इस संबंध के द्वारा मासा को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। हमें मासा पहली और दूसरी संख्या से निकालने की आवश्यकता नहीं है। इसका उपयोग भी हमारी गणित में दिया गया है। आप अपनी पुस्तक खोलें और इन बताए गए तथ्यों का आसानी से अभ्यास करके और अपने आप को मजबूत करने की कोशिश आपको करनी चाहिए। आइए कुछ तथ्य आपके सामने और उठाते हैं। बोर्ड परीक्षा में एक तथ्य आता है कि सिद्ध कीजिए कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। इस तथ्य को सीखने के लिए एक छोटा सा प्रमेय है। वो प्रमेय क्या है? वो प्रमेय ये है कि यदि p की घात 2 a से विभाजित है तो p भी a से विभाजित होगा। इसका मतलब आप समझिए, यदि 2 की घात 2 से विभाजित है तो 2 की घात 2 का वर्गमूल 2 भी 2 से विभाजित होगा। ये सिंपल सा फंडा है। 5 की घात 2 अगर 5 से विभाजित है तो 5 भी 5 से विभाजित ही होगा। उसे आपकी पुस्तक में इस तरह एक प्रमेय के रूप में लिखा है। चलिए, इस प्रश्न को जानने के लिए एक तथ्य की जरूरत और पड़ेगी और वो तथ्य है सह अभाज्य संख्या। ये सह अभाज्य संख्याएं आखिर क्या होती हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर। ऐसी 2 संख्याएं जिनका मासा 1 हो वह सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी 2 संख्याएं जिनका मासा 1 हो वह सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। कुछ यहां मैं आपके सामने उदाहरण रखता हूं, जैसे 2, 3, 5, 7, 4, 7, 8, 11
इस तरह से तमाम उदाहरण आप ले सकते हैं। ये जितने भी जोड़े मैंने लिखे हैं इनका सबका मासा एक ही होता है, इसलिए ये संख्याएं परस्पर सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इतना जानने के बाद अब मैं यहां पर लिख रहा हूं अपना प्रश्न कि सिद्ध कीजिए वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है। इसके मूल फंडे को समझना, तमाम विद्यार्थी इसे रटने की कोशिश करते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। वो जब इसको देखते हैं उनको लगता है ना कि ये जबरदस्ती सिद्ध किया गया है, इसमें कोई थ्योरी, कोई सिद्धांत काम नहीं कर रहा है। लेकिन रटी हुई चीज ध्यान नहीं रहती। कुछ 2-1 बिंदुओं पर आप केवल ध्यान दें, आप देखिए कितनी आसानी से इस बात को समझ सकते हैं। ये कंट्राडिक्शन मेथड है जिसको विरोधाभास कहा जाता है। तो आप इसे हल करते समय पहले माना वर्गमूल 2 परिमेय संख्या है और आपने पढ़ा है कि कोई भी परिमेय संख्या P/Q के रूप में प्रदर्शित की जा सकती है। यदि हमने वर्गमूल 2 को परिमेय मान लिया तो इसका मतलब हुआ कि वर्गमूल 2 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, यानी वर्गमूल 2 बराबर P/Q। लेकिन P और Q की क्या विशेषता होगी? यहां P तथा Q सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब क्या हुआ? यानी P और Q को अगर हम काट कर सरल करना चाहें तो ये सरल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनका मासा 1 है, ये सह अभाज्य है। और Q की दूसरी विशेषता है कि Q का मान 0 के बराबर नहीं हो सकता। अब देखिए विरोधाभास हम क्या ले आएंगे? यहां लिखा P और Q सह अभाज्य है, हम नीचे ले आएंगे नहीं, P और Q सहभाज्य है, यानी P और Q का मासा 1 से बड़ा है। जैसे ही मासा 1 से बड़ा आएगा तो ये सिद्ध हो जाएगा कि नहीं, P और Q सहभाज्य हैं। जबकि ऊपर हमने क्या माना है? सहअभाज्य। तो सहअभाज्य का विलोम क्या होगा? सहभाज्य होगा। अगर नीचे सहभाज्य आ गया तो इसका मतलब हुआ कि जो हमने कल्पना किया है वर्गमूल 2 परिमेय है वो गलत हो जाएगा, और इसी चीज को हम गलत करने का प्रयास कर रहे हैं। इतना करने के बाद आप इसे बटा 1 कीजिए, तिरछा गुणा कर दीजिए, तो हमको मिलेगा P बराबर वर्गमूल 2Q। इतना करने के बाद दोनों पक्षों का आपको वर्ग कर देना है, दोनों पक्षों का वर्ग कर देना है, तो हमको मिलेगा P² बराबर 2Q²। सबसे ग्रेट कंफ्यूजन पॉइंट पहला यहीं पर है। आप गौर से देखिएगा 2 और Q² के बीच में यहाँ कोई चिन्ह नहीं है, तो हम कौन सा चिन्ह मानेंगे? गुणा। कौन चिन्ह मानेंगे? गुणा। अब हम अगर यहां लिख दें 8 बराबर 2 × 4, तो इस बात का क्या अर्थ होगा? इस बात का अर्थ होगा कि संख्या 8 2 से विभाज्य है, या संख्या 8 4 से विभाज्य है। सेम कंडीशन यहां है, यानी कोई भी संख्या अपने गुणनखंड के हर खंड से विभाजित होगी। और P² के यहाँ कितने खंड हैं? 2 खंड, एक 2 है और दूसरा Q की घात 2 है। तो हम यहाँ 2 का प्रयोग करने जा रहे हैं। हम लिख रहे हैं इसलिए P² 2 से विभाज्य है। अब हम उस प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं।
अगर p स्क्वायर a से विभाज्य है तो p भी a से विभाज्य है। अब a के स्थान पर यहां 2 आ गया, p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसका मतलब हुआ p भी 2 से विभाज्य है। ध्यान दीजिएगा, अगर p 2 से विभाज्य है तो इसका क्या मतलब हुआ कि यदि हम p का गुणनखंड करें तो p के गुणनखंड में एक संख्या 2 जरूर आएगी, लेकिन p तो अक्षर संख्या है, तो अब हम p का गुणनखंड कैसे करें? एक खंड तो हमको 2 पता लग गया, तो हम यहां मान लेते हैं कि यहां फिर मान लिया, माना p बराबर 2c, कोई दिक्कत? p का एक खंड 2 है तो दूसरे को हमने क्या मान लिया? c, यानी 2 को c से गुणा करें तो p आएगा, ऐसा हमने मान लिया। ओके सर, इतना जानने में क्या आपको कोई समस्या आ रही है? कोई नहीं आ रही होगी। अब आप दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का जब हम लोग वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर हमको क्या मिलेगा? p स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर मिलेगा। इसे आप बना लीजिए संबंध संख्या 1, इसे बना लीजिए संबंध संख्या 2, दोनों को मिला दीजिए 1 तथा 2 से। देखिए बायां पक्ष दोनों के बराबर है तो हमको क्या मिलेगा? 2q स्क्वायर बराबर 4c स्क्वायर, 2 से दोनों तरफ डिवाइड कीजिए, q स्क्वायर बराबर कितना मिला? 2c स्क्वायर। देखिए बीच में गुणा का चिन्ह है, फिर यहाँ 2 आ गया। यहां से क्या निष्कर्ष निकलेगा? यहां से निष्कर्ष निकलेगा कि q स्क्वायर 2 से विभाज्य है। अब जैसे ही q स्क्वायर 2 से विभाज्य हुआ फिर पर में काम करेगा, इसका मतलब हुआ q भी 2 से विभाज्य है। q भी 2 से विभाज्य है। और भी ऊपर आपने क्या लिखा था? p भी 2 से विभाज्य है, p भी 2 से विभाज्य है, q भी 2 से विभाज्य है। तो p और q का मासा कितना हुआ? 2। और जैसे ही p और q का मासा 2 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? p और q सह अभाज्य संख्या नहीं है। तो आपको यहां लिखना है कि अतः p और q सह भाज्य, ये सह अभाज्य का, ये देखिए मैं विलोम लिख रहा हूं, सहभाज्य है। यहां लिखिए इसलिए हमारी कल्पना असत्य है। कौन सी कल्पना आपकी असत्य हुई? आपने ऊपर माना है कि वर्गमूल 2 परिमेय संख्या, ये वाली कल्पना गलत हो गई। तो वर्गमूल 2 परिमेय संख्या, परिमेय की कल्पना गलत हुई, तो परिमेय का विलोम क्या है? अपरिमेय। इसका मतलब हुआ वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही इतना हिस्सा आपको सिद्ध करना होता है और बड़ी आसानी से आप इसे जान सकेंगे, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं। मैं अपनी बात को अगर रिपीट करूं, तथ्य थोड़ा सा आपको जटिल महसूस होता है। इसमें देखिए मैंने सबसे पहले ये बताया है कि आखिर सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है। ऐसी 2 संख्याएं जिनका मासा 1 हो वह सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 5 और 7। मैं कहूं क्या 4 और 6 भी सहअभाज्य हैं? नहीं,
क्योंकि 4 और 6 का मासा 1 से बड़ा है, कितना? 2 है। यहां मैंने वर्गमूल 2 को परिमेय मान लिया और वर्गमूल 2 को P बटे Q के बराबर माना, जहां P तथा Q सहअभाज्य हैं और Q शून्य के बराबर नहीं है। तिरछा गुणा किया, P बराबर वर्गमूल 2Q, दोनों पक्षों का वर्ग किया, P स्क्वायर बराबर 2Q स्क्वायर यहाँ प्राप्त हुआ। अब हमने क्या किया? देखिए, कोई भी संख्या अपने गुणनखंड के प्रत्येक खंड से विभाजित होती है। P स्क्वायर के यहाँ 2 खंड हैं, एक 2, दूसरा Q स्क्वायर। हमने किसको पकड़ा? 2 को। अब हमने प्रमेय का प्रयोग किया कि P स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए P भी 2 से विभाज्य है। यदि P 2 से विभाज्य है तो P का गुणनखंड करने पर एक खंड 2 जरूर होगा, दूसरा मुझे पता नहीं था, उसे मैंने दोबारा फिर मान लिया। P बराबर 2C, दोनों पक्षों का वर्ग किया, P स्क्वायर बराबर 4C स्क्वायर, इसे मैंने संबंध 2 का नाम दिया। 1 और 2 को परस्पर मिलाया तो यहां मिल गया 2Q स्क्वायर बराबर 4C स्क्वायर, 2 से भाग दिया, Q स्क्वायर बराबर 2C स्क्वायर, यानी Q स्क्वायर के 2 खंड आए, 2 और C स्क्वायर। फिर मैंने 2 को पकड़ा और उसी प्रमेय का प्रयोग किया कि Q स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो Q भी 2 से विभाज्य है। अब यहाँ P 2 से विभाज्य है, Q 2 से विभाज्य है, इसका मतलब हुआ P और Q सहअभाज्य नहीं है। इसका अर्थ होगा कि P और Q सहभाज्य हैं। फिर मैंने लिखा, इसलिए हमारी कल्पना असत्य है। कौन सी कल्पना असत्य है? हमने ये माना था कि वर्गमूल 2 परिमेय संख्या है, ये परिमेय की कल्पना हमारी असत्य हुई, अतः वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। एक आध 2 वर्गमूल 3 वर्गमूल 5 के साथ इस तरह थोड़ा सा कागज कलम उठाएं और हल्का सा अभ्यास करें, निश्चित रूप से आपका 2 नंबर एकदम पक्का हुआ बोर्ड के लिए। आज के वीडियो में इतना ही कुछ, और अगले वीडियो में कुछ और तथ्यों के साथ हम आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक प्रसन्न रहें, हंसते रहें, हंसाते रहें और हमारे साथ जुड़ करके एक अच्छी शिक्षा का लाभ उठाएं। आपको हमने संपर्क नंबर बताया हुआ है, स्वयं भी जुड़ें और अन्य बच्चों को भी जोड़ने की कोशिश करें। अगले वीडियो तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।